हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप जल्दी जल्द अपने फॉर्म को फिलअप कर दें और अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो मैथ से सब लोगों को डर लगता है, चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे हो। तो आज मैं यूपी टेट, सुपर टेट, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एमटीएस के एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न है, जिस लेवल के उन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ, ये वो प्रश्न है जिसको देखकर आप लोगों के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि इन प्रश्नों के पीछे कोई ट्रिक ही नहीं लगता है। जब कोई ट्रिक नहीं लगता है, इसका कोई बेसिक ही चीज नहीं है, तो इसको एक कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको करते हुए चलना पड़ेगा ताकि चीजें अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से आपकी समझ में आ जाए। तो बट सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और किसी भी प्रश्न से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर है कि एक इनइक्वालिटीज दी गई है और इन इक्वालिटीज को सोल्व करके आपको बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज को ये सेटिस्फाई करता है। तो आप लोगों ने आज तक बेटा इक्वेशन को सोल्व किया होगा, इनइक्वालिटीज को सोल्व नहीं किया होगा। तो चलिए आज हम इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए आप लोगों को बताते हैं कि कैसे सोल्व किया जाए। तो ये हमारे पास गिवन है वी स्क्वायर प्लस का 8b, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9b और प्लस का ये हमारे पास है 14। अब मुझे क्या करना है, इधर ना तो मैं चीज़ों को एलएचएस से आरएचएस में लेकर के आ सकता हूँ, ना ही एलएचएस को आरएचएस में लेके आ सकता हूँ। तो चीज़ों को मैं रिमूव करते हुए चलूंगा। तो ये हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस का ये हमारे पास बेटा 8b और ये 9b को मैं रिमूव करूंगा तो 9b में इधर माइनस का लगा रहा हूँ और इधर भी मैं 9b किसका लगा रहा हूँ मेरे बच्चे, b माइनस का लगा रहा हूँ। प्लस का ये 14, अब ये प्लस और माइनस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर 8 में से माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस का 1b, माइनस का 1b। और अब ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 14। 14 को रिमूव करना है मेरे दोस्त, तो माइनस का b इधर लगा दो, माइनस का 14 और इधर लगा दो 14 माइनस का 14। तो ये हो गया मेरे दोस्त रिमूव। अब यहाँ हमारे पास ये इनइक्वालिटीज आ चुकी है, माइनस का 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना दोस्त, यहाँ पर जो इसके साथ कॉफिशियंट होगा वो किसकी वैल्यू होगी मेरे दोस्त, ए की वैल्यू होगी, जो कितनी है 1। और इसके साथ जो कॉफिशियंट होगा मेरे दोस्त वो बी की वैल्यू होगी, कितनी है -1। और इसके साथ जो कॉफिशियंट होगा मेरे दोस्त वो है सी की वैल्यू, कितनी है -14। अब इसको मैं सॉल्व करता लेकिन इसका कोई फैक्टर ही नहीं हो रहा है। और जब किसी इक्वेशन का फैक्टर ना हो मेरे दोस्त तो उसको फैक्टर करने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करते हैं अल्फा बीटा का। क्या होता है मेरे दोस्त, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इन सभी के अपॉन में होता है 2a। चलिए मेरे दोस्त इसको अप्लाई किया जाए, इसको अप्लाई करते हैं मेरे दोस्त। कैसे अप्लाई किया जाए तो चलिए इसको हम देखते हैं आज। अब ध्यान से देख लो मेरे दोस्त कि यदि मैं बात करूं इसकी तो अल्फा अल्फा और बीटा में दोनों को एक साथ लेकर के भी चल रहा हूं। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है मेरे दोस्त 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4ac, ये है हमारे पास 4। ए हमारे पास कितना है मेरे दोस्त 1 और सी हमारे पास कितना है मेरे दोस्त माइनस का 14। तो चलिए बेटा, और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना निकल कर आएगा मेरे दोस्त, तो देखो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और माइनस और माइनस प्लस और 14 4 जा 56 और नीचे आ गया मेरे दोस्त 2। अब ये हो गया अल्फा। अब मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। अल्फा को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस अंडर रूट 57 अपॉन 2 और जब मैं बीटा को सॉल्व करूंगा मेरे दोस्त तो 1 माइनस अंडर रूट 57 अपॉन 2। अब जनरली मैं इसका पहले रूट निकालूंगा और रूट कैसे निकालेंगे, तो 57 जो है किसके नियर अबाउट है, देखो 7 का होता है 49, 8 का होता है 64। तो इसका मतलब ये 8 से ज़्यादा नहीं है और 7 से कम नहीं है, तो 7 और 8 के बिटवीन में ये लाई करेगा, लगभग 7.5 इसकी वैल्यूज होगी। तो अल्फा की वैल्यूज निकल कर आएगी 1 प्लस 7.5 अपॉन में 2। ये हो गया हमारे पास दोस्त 8.5 डिवाइड बाई 2, कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 जा 8 2 5। अब यदि मैं बीटा की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये 1 और माइनस का 7.5 डिवाइड बाई 2,
यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 2, यानी 2 3 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, बट दिस वैल्यू इन नेगेटिव, ये वैल्यू हमारे किस में है, नेगेटिव में आए। तो एक वैल्यू पॉजिटिव में है और एक वैल्यू नेगेटिव में, बट याद रखना बड़ी वैल्यू हमारी जो है वो पॉजिटिव में है और छोटी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है। अब देखो यहाँ पर 5 बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो ये पहले हमारा रॉन्ग हो चुका है। बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमारी पॉजिटिव है और छोटी वैल्यू हमारी यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये बी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेरे भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ये भी एक तोप का गोला है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी जगह पर जब हम युद्ध करने के लिए जाते हैं तो अपने दुश्मनों को डराने के लिए सबसे पहले एक तोप के गोले की बौछार कर देते हैं, तोप का गोला छोड़ देते हैं ताकि दुश्मन देख के डर जाए कि इनके पास तो बहुत ही खतरनाक हथियार है। इसी तरह से एग्जामिनर ने आपके ऊपर शुरुआत में 2 गोले छोड़ दिए। पहला गोला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये दूसरा एक और गोला आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि इस गोले को देखते आप ढेर हो जाओगे। लेकिन हम, याद रखना, हम वो हैं बेटा जो मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करने वाले होते हैं वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, उसके बेड़ा पार लगा ही देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि बेटा प्रश्न वो है इंसानों ने ही बनाया है, तो इसको सॉल्व भी इंसान ही करेगा और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक हमारे पास रेक्टेंगल दिया गया और इसके अंदर ये बताया जा रहा है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 5 ए डी के बराबर है, ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू 8 है। तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ और ब्रेथ तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसकी ए बी को मैंने मान लिया लेंथ x और इसको मैंने मान लिया कितना मेरे दोस्त y, इसको मैंने मान लिया इसके विकर्ण को z। अब ये y है तो जनरली आपको पता है मेरे दोस्त y होगा, और ये x है तो आपको पता है ये जनरली कितना होगा, x। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये पाइथागोरस के रूल को फॉलो करेगा, और यहाँ हम पाइथागोरस का रूल लागू करेंगे, जिसके अंदर आप सभी बच्चों को पता है मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे डालो। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यूज की तरफ ध्यान देखते हैं कि इसने क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है। तो पहले यदि आप ध्यान से देखो तो इसने एक वैल्यूज गिवन है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 5 ए डी। अब ए बी ए सी ए डी को हम शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमने कुछ इसकी वैल्यूज मेंशन कर ली है। तो ए बी हमारा किसके बराबर है, ए बी को हमने दोस्त एक्स की वैल्यू दे रखी है, और ए सी को हमने मेरे दोस्त जेड की वैल्यू दे रखी है, और ए डी की मेरे दोस्त हमने y की वैल्यू दे रखी है। तो z को हम इस साइड ही रखते हैं और इसको हम उठा करके इस साइड ले जाते हैं मेरे दोस्त। अब यदि मैं दोनों तरफ इक्वेशन स्क्वायर कर दूं तो ये हमारा इक्वेशन सही तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा z का स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर यानी 25 y का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे दोस्त b का स्क्वायर इट मीन्स x का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे दोस्त -2ab 2a 5 5 दूनी 10 xz यानी 5 नहीं, ये हो जाएगा 10 x, और ये कितना हो गया मेरे दोस्त y। अब यहाँ से ध्यान से यदि आप देखो तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कुछ एक ही जैसे हमें नजर आ रहे हैं। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं 2 में से 1 को माइनस कर दे रहा हूँ। 2 से 1 को घटाने पर, 2 से 1 को घटाने पर ये दूसरा तोप का गोला है जो आपके ऊपर छोड़ा गया है, ताकि देखते ही आप ढेर हो जाओ। बट ढेर नहीं होना है, हमें नदिया के पार जाना है। तो देखो इसको माइनस का डालो तो ये हो गया मेरे दोस्त z का स्क्वायर, ये हो गया मेरे दोस्त 25y का स्क्वायर, और ये हो गया मेरे दोस्त x का स्क्वायर, और ये हो गया मेरे दोस्त 10xy। अब यहाँ लगा दो मेरे दोस्त z का स्क्वायर, और ये हो गया मेरे दोस्त y का स्क्वायर, और ये हो गया मेरे दोस्त x का स्क्वायर। अब मुझे इसको माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, ये मेरे दोस्त कैंसिल हो गया, ये मेरे दोस्त कैंसिल हो गया। 25 में से 1 माइनस करोगे तो मेरे दोस्त 24y का स्क्वायर, और इधर बचेगा मेरे दोस्त माइनस का 10xy। अब इसके बराबर में क्या है मेरे दोस्त, 0 है। तो यदि मैं इसको उस साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा 24y मेरे दोस्त, ये -10 जो है ये प्लस का xy हो जाएगा मेरे भाई। और यदि मैं y से y को, ये स्क्वायर का मेरे भाई एक कैंसिल हो गया तो ये हो गया 24 अपॉन में ये हो गया 10 मेरे भाई, और ये x और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया y। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे दोस्त 12, और ये मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई है 12, और y की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई है 5। अब आपको पता है x जो है वो लंबाई है और y जो है ये उसकी चौड़ाई है, तो क्या मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकता हूँ। अब एरिया का फार्मूला है L इंटू में b, यानी x इंटू में y,
इट मीन्स यदि मैं बात करूं तो 5 गुने में 12, ये कितना आ गया मेरे भाई 60। कितना आ गया मेरे भाई 60, यानी इसका जो 3 है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल उत्तम आंसर है। तो मेरे दोस्त ये दूसरा तोप का गोला था जो आपके ऊपर फेंका गया था, जिसको देखते ही आप ढेर ना हो जाओ, इसलिए इसको मैंने इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अब देखते हैं अगले, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में ज्यादा समय नहीं बिताना है आप लोगों को, देखते ही 2 और 3 सेकंड में इसको उड़ा करके आगे चले जाना है। बट मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसलिए चीजों को समझाने में थोड़ा सा समय हम बेटा लगाएंगे, क्योंकि पहली बार यदि ये चीजों को समझने में आप ज्यादा समय लगाते हो तो अगली बार उसको आप इस तरीके से समझ लेते हो कि आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती मेरे भाई। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। इस प्रश्न कहता है कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, दो शंकुओं की ऊंचाई h1 और h2 दी गई है। कितनी दी गई है मेरे दोस्त? 1/4 यानी 1:4। और इसका डायमीटर दिया गया है d1/d2। ये डायमीटर कितना दिया गया मेरे भाई? 4:5 दिया गया है। अब ये कहता है क्या है मेरे भाई कि वॉल्यूम निकालना है किसका? शंकु का आयतन निकालना है, उसके अनुपात। अब शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि उसके आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो आयतन का फार्मूला होता है मेरे भाई 1/3 पाई r²h। अब ध्यान से देख लो मेरे भाई कि हम इनका रेशो निकाल रहे हैं, और जब हम एक का रेशो, पहले वॉल्यूम का रेशो दूसरे वॉल्यूम का से जब हम निकालेंगे मेरे भाई, तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू यदि सेम हुई तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी r और h की वैल्यू को ही हम लेकर के इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो ये r का स्क्वायर, तो ये 4/5 अपॉन में इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, इंटू में h हमारे पास है मेरे भाई 1/4 का स्क्वायर। पर ध्यान रहे, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो डायमीटर दिया हुआ है, आपने इसको रेडियस कैसे मान लिया? तो मैं एक बात बताता हूँ मेरे भाई कि जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 4/2 आ जाएगा, 5/2 आएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए डायमीटर ही इसका इस समय क्या है? वो रेडियस का काम करेगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 25, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 4 का हो जाएगा 16 मेरे भाई, यानी ये हो जाएगा 4/25। इट मीन्स 4:25 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पर बिल्कुल उत्तम आंसर है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके खुद के अलावा, मतलब खुद के अलावा कम से कम एटलीस्ट 2 फैक्टर उसको आपको मिल जाएं, तो उसके याद रख लेना वो अभाज्य संख्या होती है। एटलीस्ट कम से कम उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, और 2 फैक्टर नहीं है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या हमारी कितनी है? 2। 2 एक ऐसी संख्या जो भाज्य भी और अभाज्य भी है, दोनों में लेके चलते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त 3, उसके बाद मेरे दोस्त 5, उसके बाद मेरे दोस्त 7, उसके बाद है 9 तो नहीं है क्योंकि 9 3 के भी टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आता है, 1 भी टेबल में भी आता है। तो 9 के बाद आएगा मेरे दोस्त 11, 11 के बाद आएगा मेरे दोस्त 13, 13 के बाद आ जाएगा मेरे दोस्त 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा मेरे दोस्त, 17 आएगा, फिर उसके बाद 19 आ जाएगा। देख लो बेटा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 19 के बाद कितना आ जाएगा? 20, 21, 22, 23। कितना आ गया मेरे दोस्त? 23। अब इसको हम ऐड करते चलेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 20 और 10 30, 7 और 3 10, ये कितना हो गया मेरे दोस्त? 40। अब ये 19 और ये 11, इन दोनों को ऐड करो मेरे दोस्त, तो याद रखना 10 और 10 20, 20 और 10 कितना हो गया मेरे दोस्त? 30। अब ये 13 के साथ यदि मैं 7 को जोड़ दूं मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा? 13 और 7 20। अब देखो 40 और 30 कितना हो गया? 70, 70 और 20 कितना हो गया मेरे दोस्त? 90, 90 और 5 95, 95 और ये 5 टोटल कितने हो गए मेरे दोस्त? ये साले 10, और टोटल यहाँ पे सारे मिलाकर के कितने हो गए मेरे दोस्त? 100। और इसका एवरेज निकालना है कितने का? 9 से, तो 9 से डिवाइड कर दो मेरे दोस्त, ये 11 1/9 आ जाएगा। 11 1/9 आ गया मेरे दोस्त। ऑप्शन 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल अटपटा लग रहा है, जिसको देखते ही सीटेट वाले जो बच्चे होते हैं और यूपी टेट वाले देखते ही कहते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, सीधा देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये 2916 का इन्होंने इनका स्क्वायर दे दिया है 54। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करे चलेंगे तो 2916 का कितना हो जाएगा मेरा दोस्त? 54 ही आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, ये स्क्वायर के अंदर है, ये रूट के अंदर है, तो एक डेसिमल के बाद
हमें यहाँ क्या लगा देना मेरे दोस्त, यहाँ लगा देना है डेसिमल। फिर अगली बार चलेंगे तो इसका भी हो जाएगा 54 मेरे दोस्त, लेकिन याद रखना इसमें 1 2 3 4 डिजिट है, तो उसका आधा 2 डिजिट के बराबर आपको लगाना है मेरे दोस्त डेसिमल। ऐसे अगले बार वाले में चलेंगे तो इसका भी हो जाएगा 54, लेकिन मेरे दोस्त कितने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, यानी डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं, तो 6 का आधा कर दो, यानी 3 डिजिट के बाद आपको लगाना है मेरे दोस्त डेसिमल। यदि इसके बाद अगले बार में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कर दो मेरे दोस्त, कितना 4, तो 0 0 5 4। अब इन सबको आपको जोड़ना है, ऐड कर देना है। तो यदि मैं इन सबको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, मैं सही से लिख देता हूँ 5.4 प्लस में 0.54 और प्लस में 054 और 0.0054। अब इन सबको ऐड कर देना मेरे भाई, तो ये आ गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया डेसिमल और ये हो गया 5। कौन सा सही है मेरे भाई, 5.9994, ऑप्शन ए जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है तीन संख्याओं का योग 98 है, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग कितना है मेरे भाई 98 है। उसके बाद कहता है कि a और b का अनुपात, a अनुपात b अनुपात c, a और b का अनुपात दिया है मेरे भाई 2:3 और b और c का अनुपात दिया है मेरे भाई 5:8। अब देखो a और b का और b और c का, तो b और b जो है इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, और हमें इसे बराबर करने के लिए एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई 3 से, तो बराबर हो जाएगा 5 2 जा कितना हो गया मेरे भाई 10, और यहाँ पर याद रखना 5 3 जा कितना हो गया मेरे भाई 15, और यहाँ पर 8 3 जा कितना हो गया मेरे भाई 24। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए मेरे भाई, इसकी रेशियो की वैल्यू आ गई है। अब देखो 10 15 और 24, यदि इन तीनों को हम जोड़ दें, यदि हम तीनों को क्या कर दें मेरे भाई, यदि हम तीनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो इन तीनों का जो सम आ जाता है वो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 49। ये होना चाहिए था इन सभी का सम कितना 98, बट है कितना 49। तो ये है कितना है बेटा इसका, तो याद रख लेना ये डबल है। ये कितना है इसका, ये डबल है, तो 2 से हमें दूसरे वाले के साथ गुना कर देना है, और 15 का डबल कितना हो जाएगा 30। इसने यही बोला है ना कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या कितना है मेरे भाई 30। पहली संख्या पूछता तो 10 को 2 से गुना करते, और 10 को 2 से गुना करने पर कितना आ जाता है मेरे भाई 20। और तीसरी संख्या कितनी है, तो इसको भी 2 से गुना करते मेरे भाई, और 24 दूनी कितना आ जाता 48। तो ऐसे किसी की भी वैल्यू को निकालने के लिए बोलते मेरे भाई, तो हम बड़ी आसानी से उसको निकाल लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है बिल्कुल जबरदस्त है, कहते हैं ना तोप का गोला, वो तोप का गोला ये छोड़ दिया फिर से उसने बीच में रह करके एग्जामिनर एक ना एक तोप का गोला छोड़ता ही रहता है सभी एग्जाम में। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये देखो बेटा, ये है हमारा एक सर्कल, और इस सर्कल के अंदर देखो इसने समषटभुज की बात कह रहा है। ठीक है, अब एक बात जनरली आप लोगों को याद रख लेना कि समषटभुज में इसके जितने भी विकर्ण होते हैं, इनके विकर्ण को यदि आपने मिला दिया ना, इनके विकर्ण को आपने मिला दिया, तो ये जो ट्रायंगल बनता है ना, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बनता है। अब समबाहु त्रिभुज बनता है तो आपको पता है ये आर है, ये भी आर है, ये दोनों आर है, तो ये भी कितना होगा मेरे भाई आर होगा, ये भी 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 आर होगा। और जब इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6r। तो इसका ऑप्शन ए जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही जवाब है। बट आपको ये पता होना चाहिए किसी भी पेरीमीटर के अंदर यदि कभी भी षटभुज बनाए जाते हैं, सम षटभुज, सम का मतलब है जिसकी छहों भुजाएं एक बराबर है, जिसकी छहों भुजाएं एक बराबर है, और उनके जब हम यहाँ विकर्ण खींचते हैं तब याद रख लेना जो इनके बीच में ट्रायंगल बनते हैं वो 6 इक्वल ट्रायंगल बनते हैं, जिनके तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब उसके आधार पर इसका पेरीमीटर कितना आ गया मेरे भाई 6r। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है,
द इंसेंटर ऑफ अ ट्रेंगल इज डिटरमाइंड बाई, यानी ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का इंसेंटर आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो याद रखना ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, इनके एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, इनके एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो उनके सेंटर को डिसाइड करेगा। तो एल्टीट्यूड ना बाबा ना, एंगल बाइसेक्टर हाँ बाबा हाँ, मीडियन ना बाबा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ना बाबा ना, साइड के परपेंडिकुलर से नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर से ये लागू होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है मेरे दोस्त वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला एक क्वेश्चन आ चुका है जबरदस्त विचार, इसको अब यूपीटेट वाली मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं। तो इसको मैं एक बात बता देता हूं कि यदि ये हमारे पास 1001 है और यदि 1000 का पहले मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा मेरे दोस्त? पहले मैं एक लिख दूंगा, पहले मैं एक लिख दूंगा और फिर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। तो एक में एक जोड़ा तो मैं कितना लिख दिया बेटा? 2 लिख दिया और फिर दोबारा यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये बीच में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 जीरो 2 बार लगा देना है, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ये हो गया मेरे दोस्त सॉल्व। लेकिन ये स्क्वायर और पूछा इसने क्यूब है, तो इसका मतलब इसको मुझे 1001 से फिर मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्त, और मैं फिर उसी रूल को फॉलो यहाँ पर करता हुआ चलूंगा। एक का हो गया हमारे एक, और दो में एक जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त हो जाएगा 3, दो में जोड़ेंगे 3, फिर एक बार और जोड़ेंगे मेरे दोस्त 3, और फिर लास्ट में लगाएंगे 1, और फिर वही जीरो लगा दो यहाँ पर 3 बार। जीरो कितने बार लगाना है? एक बार, ये लगा दिया हमने 2 बार, और ये लगा दिया मेरे भाई मैंने 3 बार। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। देख लो कहां पर है, 103 ये तो नहीं है, 100 300 300, यानी तीसरा जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही जवाब है इसका। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? ये कह रहा है किसी संख्या का 20%, मान लो हमारे पास ये x कोई संख्या है, इस संख्या का 20%, 20% कितना होता है मेरे भाई? तो 20% होता है 1/5, वो कितना है मेरे भाई? 120 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 600 आ गई। अब ये कह रहा है कि उसका 120% होगा, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा मेरे भाई? इसका 120% निकाल दो मेरे भाई, 120 ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया मेरे भाई, 12 छिक 72 हो गया, और ये जीरो, तो इसका आंसर आ गया मेरे भाई 4 720। आगे एक जबरदस्त फिर एक तोप का गोला छोड़ दिया है, जिसको देखते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवाइड करने लग जाते हैं और फिर फंसे रह जाते हैं, अपना समय व्यतीत कर देते हैं। तो निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आपको बताना है इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न के छोटी और बड़ी होने के दो रूल होते हैं पता करने के। एक तब होता है जब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और एक वो रूल होता है जब इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होता। तो मैं दोनों में से किसी भी रूल को अप्लाई नहीं करूंगा, मैं सीधा से एक रूल अप्लाई करूंगा, और जिसके माध्यम से आप इसको सोल्व कर डालोगे। ध्यान से देखना, 6 ये हमारा 11 है, दूसरा हमारे पास है 13/18, तीसरा हमारे पास 15/22, चौथा है हमारे पास 19/36, और उसके बाद है 5/6। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, 11 में 6 का डिफरेंस 5, 13 में 18 का डिफरेंस 5, और 15 में इसका डिफरेंस हो गया बेटे 7, 15 और 7 22, 19 में इसका डिफरेंस कितना हो गया? तो याद रखना 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पर बचा 2 में से 1 माइनस करेंगे 17 का डिफरेंस हो गया, और 9 में से 5 करेंगे तो कितना गया? 4। मतलब इन सभी के बीच में अलग अलग डिफरेंस है। यदि सभी भिन्नों के बीच का डिफरेंस एक समान होता अंश और हर का, तो फिर हम क्या करते? जो भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न है, और जिन भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न है। पर यहाँ ऐसा है नहीं, तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं है। क्या करना है? सीधा से ध्यान से देखो, जो नंबर्स दिया गया है उस नंबर को उसके जितना भी फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो, जो अंतर है। 13 को मैंने कर दिया 5 से, 15 को मैंने कर दिया 7 से, 19 को मैंने कर दिया 17 से, और 5 को मैंने कर दिया 4 से मेरे भाई। तो अब क्या है, मुझे क्या करना है? सॉरी ये 6 है, ये मेरे भाई ये 6 दिया गया है, ये 9 नहीं दिया गया मेरे भाई, ये 6 दिया गया है, तो अंतर इसके बीच में 1 का आएगा, और ये 19 है ना, हाँ ये 15 है ठीक है, ये 13 है ठीक है, तो मेरे भाई ये 1 है। तो अब देखो भाई, इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना, यदि ऐसा हो जाए कि इन सभी का यदि हम एलसीएम लें, यदि हम इन सभी का एलसीएम लें और एलसीएम छोटा आ जाए तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर डालेंगे। लेकिन इनका एलसीएम बड़ा खतरनाक आएगा, तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, इसको डिवाइड करते चलेंगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा, 5 दूनी 10।
5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी बचेगा 3, 3 जीरो 5 छके 30। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 बचेगा 1, 1 जीरो 10 यानी 7 एकम 7। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17 और इसके बाद कितना आ जाएगा बेटा 2 बचेगा, 2 जीरो कितना हो जाएगा 20, फिर 17 एकम 17 और ये हो गया हमारे पास बेटा 5। अब इसने पूछा कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो देखो ये 1/2, 2.6, 2.1, 1.1 और 1.1 किसके लिए है बेटा 19/36 के लिए। तो 19/36 जो है वो हमारा सबसे छोटी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न है ये 5/6, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, तो चाहे कैसा भी उनके बीच का डिफरेंस हो, आप इस रूल को लागू कर दो, काम आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका आयतन एक समान रहे। तो एक बार देखो बेटा, ये 25% और 25% का मतलब आपको पता है 1/4। इसका मतलब होता है 4 में 1 का बढ़ना, 4 में 1 का बढ़ना। तो ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। यदि इसकी चौड़ाई 4 थी तो उसमें 1 बढ़कर इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा 5। अब इसका एरिया कितना, यदि एरिया की बात करूं तो कितना हो गया 20। अब एरिया तभी मैं इसका सेम रख पाऊंगा जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, तभी तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 20। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया बेटा 1, तो ये हो जाएगा 1/5 और गुने में 100, कितना आ गया बेटा 1 का 5, 20%। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 जो है वो मेरा बिल्कुल सही जवाब है। फिर यहाँ पर बेटा ये बार वाली संख्या है, जैसे 1.27, ये 27, ये 27, ये 27, ये लात आ ही रही है, इसलिए इसको स्टॉप करने के लिए 1.27 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं मेरे भाई, बार लगा देते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व बड़ी आसानी से कर लेना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं पहले एक बार करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, इसको कम से कम, इसको सॉल्व जब आप करोगे तो कम से कम इसको एक फैक्टर में खोल लो। तो 1.27 और ये 27 और इसको हमने खोल डाला। अब ये हमारे किसके बराबर है मेरे भाई, तो मैंने ये इसको किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया मेरे भाई, x के बराबर मान लिया। अब जब मैंने इसको x के बराबर मान लिया 1.27 और 1.27, तो सबसे पहले ध्यान से देखो कितने के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने के ऊपर बार लगा हुआ है। जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर डालो मेरे भाई। जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उसके ऊपर उतने से क्या कर डालो, मल्टीप्लाई कर डालो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ध्यान से देखेंगे 0.27, इसको मैं 1 प्लस में 0.27 लिख सकता हूँ, 1 प्लस में 0.27 लिख सकता हूँ ना। x इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में 0.27 1.27 भी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। या इसको आप क्या करो, 2 जीरो है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक साइड हो जाएगा कितना मेरे भाई 100x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई 127.27 और इसके ऊपर बार लगा ही रहेगा। इस मिडल वाले को भी आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसको भी आप ऐसे ना लिखो, इसको मैं काट दे रहा हूँ। तो अब ये 100x इक्वल टू इतना हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया। अब 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 में से 1 को घटाने पर, मैं शॉर्टकट बताऊंगा अभी, 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा 100x, और इधर हमारे पास कितना बचा बेटा 1x, और इधर हमारे पास कितना 127.27 और इधर हमारे पास कितना है तो 1.27। ये बार वाला है तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास बेटा 99x, और इधर 127 में से 1 माइनस करोगे तो 126। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 126, और इसके बट्टे में कितना आ गया मेरे भाई 99। अब 9 से काटोगे तो 9 से काट दो, 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 चौके 36 और ये 11, 14/11 आ चुका है हमारे पास, यानी तीसरा इसके बिल्कुल सही है। लेकिन इसको शॉर्टकट में कैसे करें, तो हमें शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो शॉर्टकट में ट्रिक बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना आप सभी लोग। शॉर्टकट में ये कि जब से पहले जैसे देखना कि जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, उतने उसमें से उतने जीरो को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हम उससे एक नीचे लेते हैं। तो सीधी सी बात मैं क्या करूंगा 127 में लिख रहा हूं, और एक जब इधर हमारा लगा हुआ है तो उस एक को मैं माइनस करना पड़ेगा। तो 127 में से एक माइनस करेंगे 126, और यदि 2 डेसिमल हैं, 2 मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 लगाना, 1 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो 1 बार 9 लगाएंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो 3 बार 9 लगाएंगे, 5 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो 5 बार 9 लगाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये हमारा एक प्रकार का फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94। एक धन
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ये 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अब ध्यान देखो, कहता है कि एक धन 15 वर्षों में, एक धन यदि मैं बात करूं तो 15 वर्षों में कितनी हो जाती है बेटा। 15 वर्ष में ये जो धन है वो याद रख लेना, यदि 15 वर्ष में यदि इसका जो धन है 15 वर्षों में धन कितना हो जाता है, 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 15 वर्ष में कितना हो गया बेटा, दोगुना हो गया। अब यदि मैं 15 और प्लस का इसमें 15 वर्ष और जोड़ दूं तो 15 वर्ष में कितना हो गया बेटा इसका, तो दोगुना हो गया। तो दो दूनी कितना हो गया, इधर हमारे पास कितना हो गया मेरे दोस्त, ये 30 वर्ष हो गए। और 30 वर्ष में कितना हो गया मेरे भाई, तो 30 वर्ष में ये हो गया 2 गुना यानी 4 गुना। अब ये करना कितना, ये 8 गुना करना है। तो 8 गुना करने के लिए मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना 2 गुना जो है वो कितने ईयर के बराबर है, ये 15 ईयर के बराबर है। तो 30 में 15 को जोड़ दो, ये कितना हो गया, 45 वर्ष। तो 45 वर्ष में याद रख लेना ये कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर ध्यान से देखो, मैंने बोला कि 15 वर्ष पहले इसका धन जो था वो x था, तो 15 वर्ष में जो धन है वो 2 गुना हो गया। 15 वर्ष में धन कितना हो गया, x का 2 गुना यानी 2x हो गया। फिर 15 वर्ष और यदि मैंने जोड़ा तो 15 और 15 कितना हो गया, 30 वर्ष। 30 वर्ष में उसका धन उसका भी 2 गुना हो जाएगा, तो 2 का 2 गुना हो गया 4 गुना। मतलब 2 गुना धन बढ़ने में 15 वर्ष का समय लेता है वो। तो अब ये 30 वर्ष में उसका 4 गुना धन हुआ था, लेकिन अब मुझे 8 गुना धन करना है। तो 4 को कितने से गुना किया मैंने मेरे दोस्त, 2 से गुना किया। तो ये 8 गुना तो हो गया हमारा धन, कितना हो गया, 8 गुना हो गया। लेकिन याद रखना इधर भी 2 से मत गुना कर देना कि 30 दूनी आप 60 कर डालो, क्योंकि याद रखना 2 गुना धन जो है वो 15 वर्षों में बढ़ता है। 2 गुना धन जो बढ़ रहा है वो 15 वर्ष में बढ़ रहा है। तो 4 को 2 गुना करके आपने 8 गुना तो कर दिया, लेकिन 30 को 2 गुना करके 60 गुना मत कर देना मेरे भाई। तो 15 वर्ष इसमें ऐड कर देना है, तो 45 वर्ष हमारा सही जवाब आ जाएगा। अब अगला हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, ये देखना, ये भी जबरदस्त गोला फेंक के मारा है आपके ऊपर। इस गोले का कैसे निवारण किया जाए देखते हैं भाई। ए के ऊपर x और बी के ऊपर y और सी के ऊपर z दिया गया है। इन तीनों को हम मान लेते हैं k के बराबर। तो एक बात यदि मैं करूं तो a के ऊपर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x। यदि मैं बात करूं b के ऊपर तो b के ऊपर कितना हो जाएगा, k की पावर 1/y। c के ऊपर कितना हो जाएगा मेरे भाई, k की पावर 1/z। अब यहां से दिया गया है क्या इक्वेशन हमारे पास, b² = ac। कर डालो सॉल्व मेरे भाई इसको। b की जगह पे कितना रखना है, k की पावर 1/4 और इस पूरे का मेरे भाई स्क्वायर। a की जगह पे क्या रखना है मेरे भाई, k 1/x और इसके जगह पर दूसरा c की जगह पर क्या रखना है मेरे भाई, k 1/z। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, जब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 1 में, देखना मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, ये k का है 1/, ये y है मेरे भाई, b का y है, ये कितना है y है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2/y और इधर है मेरे भाई k। अब ध्यान से देखो, जब बेस सेम होती है, बेस क्या होती है मेरे भाई, सेम होती है, तो उनकी जो पावर होती है बेस सेम होती है। जब उनका आधार क्या होता है, सेम होता है, तो उनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है मेरे भाई। तो ये 1/x और ये प्लस का 1/ कितना था मेरे भाई, z था। इनको मैंने कर दिया ऐड। अब दोनों का बेस सेम है मेरे भाई, तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। 2/y = 1/x मेरे भाई 1/z। अब इसका एलसीएम ले लो मेरे भाई, xz, ये हो जाएगा z प्लस का x मेरे भाई, ये 2/y। अब इसको पलट डालो उल्टा, इसको क्या करो मेरे भाई, इसको पलट डालो, क्योंकि तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए मेरे भाई, y की। या फिर तुम ऐसे कर डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां आ जाएगा मेरे भाई y, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई y, और इधर हो जाएगा हमारे पास कितना 2xy और अपॉन में आ जाएगा मेरे भाई x + z या z + x। तो देखो 2xy कहाँ है, ये गलत है, ये गलत है, 2xy z + x ये हमारा बिल्कुल सही है मेरे भाई, नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, एक फैक्टर दिया गया मेरे भाई, इसको भी फैक्टर करना है, जिसको देखते ही पसीने छूट जाते हैं। देखते हैं इसका फैक्टर कैसे किया जाए। x² - का y² माइनस का 9 z का स्क्वायर प्लस में 6 yz। अब ध्यान से देखना मेरे भाई इसको, अब मैं x और यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मेरे भाई,
तो अब ये हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्लस। तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। 9 को मैं ऐसे लिख दूं मेरे भाई तो सही चलेगा क्या, 3z का स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ मेरे भाई, कैसे लिखूंगा, तो ये प्लस नहीं है माइनस हो जाएगा, तो ये तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a की जगह पर आ जाएगा मेरे भाई y, और 2a और b की जगह पर आ जाएगा मेरे भाई 3z। तो अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर, और यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं मेरे भाई a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स ये y माइनस का b, y a माइनस का b यानी y माइनस 3z का मेरे भाई ये होल स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ एक फार्मूला, एक आइडेंटिटी लग रही है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स प्लस वाई माइनस 3z, एक तो हमारे पास ये आ गया मेरे भाई, और ये हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और माइनस प्लस का 3z। ये कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3z, ये गलत है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा मेरे भाई, ये एक्स आएगा, क्योंकि ये ए फार्मूला है ना, ये आइडेंटिटी फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ये स्क्वायर नहीं आएगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस 3z, एक्स प्लस वाई माइनस 3z, एक्स माइनस वाई प्लस 3z, यानी इसका ऑप्शन सी जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे भाई कि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, और इसके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है मेरे भाई। तो ये हमारे पास एक समलंब है, ये क्या है मेरे भाई, ये एक समलंब है। अब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है बेटा, समांतर है। तो ये है a, ये मेरे भाई b, ये मेरे भाई c, और ये मेरे भाई d। एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों के बीचों बीच यहाँ से खींची गई है मेरे भाई, इसका नाम है e, और इसका नाम है मेरे भाई f। अब इसके बीच में से मैं यहाँ पर एक तीसरी लाइन खींच रहा हूँ, और इसका नाम दे दे रहा हूँ मेरे भाई g। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर एक चीज है हमारे पास कि AB इज पैरेलल टू बी, AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF। इट मीन्स ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाती है मेरे भाई, और वो क्या लगती है, याद रख लेना कि ये चीज इसके पैरेलल होगा। मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूँ, AB इज पैरेलल टू EG। AB यदि EG के पैरेलल है तो ये इसका आधा होगा मेरे भाई, EG जो होगा वो आधा होगा किसका मेरे भाई, AB का, किसका होगा, AB का। इसी तरह से यदि मैं कहता हूँ मेरे भाई GF विल बी पैरेलल टू CD या DC, ये DC के क्या होगा मेरे भाई, पैरेलल। तो मैं कह सकता हूँ कि GF जो होगा हमारा वो आधा होगा किसका मेरे भाई, CD का। तो यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, क्योंकि आपको पता है इस वाले को और इस वाले को ऐड करोगे तो पूरा का पूरा हमारा क्या आ जाएगा, EF आ जाएगा मेरे भाई। तो EG मेरे भाई प्लस में GF मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ दें तो 1/2 मेरे भाई, ये आ जाएगा AB मेरे भाई, प्लस में ये आ जाएगा कितना, AB, और ये CD आ गया क्योंकि 1/2 मैंने कॉमन ले लिया मेरे भाई। अब AB की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई AB है, तो यदि मैंने इसको A मान लिया मेरे भाई, तो इसको मानना पड़ेगा B। तो AB और CD कितना आ गया मेरे भाई, ये 1/2 आ गया मेरे भाई, ये A प्लस का कितना आ गया B, यानी हमारा जो राइट आंसर है मेरे भाई वो है A प्लस का B अपॉन में 2। कहाँ है मेरे भाई ये ऑप्शन, नहीं भाई ये नहीं है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बी जो है मेरे भाई वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 98 तक पहुंच चुके हैं मेरे भाई। किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों की औसत आयु निम्नतः निकालना है। अब 1 2 3 4 5 6, अब आपको पता है 6 जो है वो एक इवन नंबर है, और जब हम इवन नंबर का हम निकालते हैं यहाँ पर मीन, इवन नंबर का हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। तो इसकी मीडियन निकालने का फार्मूला आपको पता है, एक तो होगा n/2 और प्लस में होगा n/2 प्लस का 1, और इस पूरे के नीचे लगा देना मेरे भाई 2। तो ध्यान से देखो n का मतलब कितना, बट ध्यान रहे मेरे भाई
कि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्नतः है तो इनकी मध्यिका होगी। अब एक बात याद रखना मेरे भाई कि इसको आपको एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा 12, फिर उसके बाद लगाऊंगा मेरे भाई 13, फिर उसके बाद लगाऊंगा 14, फिर उसके बाद लगाऊंगा 16, फिर उसके बाद लगाऊंगा 18 और फिर उसके बाद लगाऊंगा 19। 1 2 3 4 5 6 अभी आ चुके हैं। अब लगा दो मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, एक तो जो हमारे पास कितने नंबर पर आ जाएगा 6/2, कितना है 6/2, यानी थर्ड नंबर पर जो आ जाएगा, और एक हो जाएगा 6/2 थर्ड प्लस 1, फोर्थ नंबर पर जो आएगा उसका आधा। अब थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है मेरे भाई 14, और फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है मेरे भाई 16। इसको 2 से डिवाइड करो तो 10 और 10 20 और 10 कितना आ गया मेरे भाई 30, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 15। तो बी जो है इसका वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला एक आइडेंटिटी दे दिया गया मेरे भाई कि केंद्र प्रवृत्ति के तीनों मापों का अनुभाविक संबंध कितना है। तो ये अनुभाविक संबंध पहला कहता है कि 2 माध्यिका बहुलक प्लस माध्य, तो गलत है। 3 माध्यिका, 3 जो मीडियन होती है वो मोड प्लस 2 मीन के बराबर होती है। मीडियन इज इक्वल टू 2 मोड प्लस 3 मीन के बराबर होता है। तो इसमें से कौन सा होता है मेरे भाई, तो ध्यान से देख लेना मेरे भाई, यहाँ पर 3 जो मध्यिका होती है, 3 जो हमारी मीडियन होती है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन के बराबर होता है। यह है मेरे भाई आज का अंतिम प्रश्न। यदि किसी व्यक्ति का विक्रय मूल्य 25% की हानि होती है, यानी जो सेलिंग प्राइस है एसपी ऑफ 20%, 20% इज लॉस, ये लॉस है मेरे भाई, ये क्या है, ये लॉस है। तो इसको हम लॉस को देखेंगे इस तरीके से, चलिए लॉस, लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ किस पर है मेरे भाई, एसपी पर है। तो ये हम लॉस अपॉन में क्या निकाल देंगे मेरे भाई, एसपी, और ये कितना है 20% का मतलब है मेरे भाई 1/5, यानी 5 पे 1 का इसको क्या हो रहा है मेरे भाई, लॉस हो रहा है। तो अब यदि मैं यहाँ से निकाल दूँ, यदि मैं यहाँ से निकाल लूँ किसका, सीपी, तो सीपी हो जाएगा मेरे भाई लॉस प्लस में एसपी। लॉस कितना है मेरे भाई 1, प्लस में सी कितना है 5, 5 में 1 ऐड किया मेरे भाई, सीपी कितना आ गया 6। अब ये कहता है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो सीपी के ऊपर। तो अब याद रख लेना, यदि मैं लॉस परसेंटेज निकालूं सीपी के ऊपर, तो लॉस कितना हो रहा है मेरे भाई 1 हो रहा है, सीपी कितना है मेरे भाई 6 है। परसेंटेज निकालने के लिए मेरे भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 का में और ये 50 में, इसका मतलब मेरे भाई 50 अपॉन में 3% विल बी द राइट आंसर। तो ये मेरे भाई जबरदस्त प्रश्न थे। यदि आप लोग इन सभी 20 प्रश्नों को देखोगे तो इन प्रश्नों में आपको कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो हैं वो हम लोगों को उत्तेजित करते हैं और नई नई वीडियो को नई तरीके से बनाने के लिए। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।